नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। कोरोना की वजह से अनाथ होने वाले बच्चों के पालन पोषण का जिम्मा उठाएगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने चौपाल क्षेत्र का दौरा कर कोविड-19 महामारी के चलते व्यवस्थाओं और तैयारियों का लिया जायजा। राजधानी के कारोबारियों ने प्रदेश सरकार से बैंक ऋणों की किस्तों को जमा करवाने के लिए राहत दिए जाने की मांग। सिरमौर जिला के अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है सैनिटाइजेशन का कार्य। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस हाईकमान की ओर से प्रदेश में गठित कोरोना रिलीफ वर्क कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री जीएस पाली ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से अनाथ होने वाले बच्चों के पालन पोषण का जिम्मा कांग्रेस पार्टी उठाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से अगर किसी बच्चे के माता पिता दोनों का ही निधन होता है तो कांग्रेस पार्टी उस बच्चे को बालिग होने तक हर महीने 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी ताकि उसके पालन पोषण में कोई कमी न आए। बता दें, शुरुआत में हिमाचल प्रदेश के 25 अनाथ बच्चों को योजना का लाभ दिया जाएगा। कांग्रेस हाईकमान की ओर से प्रदेश में गठित कोरोना रिलीफ वर्क कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री जीएस पाली ने जारी प्रेस रिलीज में कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से अगर किसी बच्चे के माता पिता दोनों का ही निधन होता है तो कांग्रेस पार्टी उस बच्चे को बालिग होने तक हर महीने 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। उन्होंने कहा कि 21 मई 2021 से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर पार्टी की इस योजना को शुरू किया जाएगा। बाली ने कहा कि कोरोना महामारी ने हर वर्ग को तोड़कर रख दिया है। गरीब वर्ग इस संकट में ज्यादा मुश्किल में है। कोरोना महामारी में जिन लोगों की नौकरी चली गई या आर्थिक तंगी की वजह से जिन्हें परेशानी आ रही है उनके लिए राजीव गांधी हेल्पलाइन नंबर देश भर में पहले ही शुरू कर दी गई थी। इस हेल्पलाइन नंबर पर रोजाना हजारों लोग मदद पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण कई बच्चे अनाथ हो गए हैं। इन अनाथ बच्चों के पालन पोषण का जिम्मा अब कांग्रेस पार्टी ने उठाने का निर्णय लिया है। हमने जब ये पता लगा है कि कुछ ऐसे बच्चे हो गए हैं जिनके पेरेंट्स उनको इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि कोरोना महामारी में कुछ ऐसा नुकसान भी हुआ है जिसमें कई अनाथ बच्चे हो गए हैं। तो हमने ये सोच से, जो श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, उन्होंने हिमाचल में कोविड-19 की जो टीम है उसको हेड करने का मुझे अवसर दिया है। उनका जो आइडियाज़ हैं उनको हम आगे लाते हुए ये 25 बच्चे जो हैं ऐसे होंगे जो जिनके पेरेंट्स कोरोना से मृत्यु हो गई होगी और अनाथ हो गए होंगे। तो जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाते 18-20 साल तक, जब भी 18 साल जो अडल्ट होने की एज है, जब तक अडल्ट नहीं हो जाते हम उनको 2,000 रुपया महीना 25 बच्चों को लगातार 18 वर्ष तक देंगे। और उसके बाद क्योंकि वो इस स्थिति में हो जाएंगे कि वो अपना ध्यान रख सकें, तो फिर तो ज़िंदगी में अपना स्ट्रगल अपने आप करना होता है। मगर हम लोग इनिशियली हमने ये 25 नंबर रखा है। जैसे जैसे समय गुजरेगा और कोई मुसीबत पड़ेगी तो उसको भी हम डील विद करेंगे। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने चौपाल क्षेत्र का दौरा कर वहां कोविड-19 के तहत विभिन्न स्थितियों, व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने उपमंडल स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर चौपाल में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए किए गए कार्यों की जानकारी भी प्राप्त की। वहीं उन्होंने कोविड-19 टेस्टिंग को और प्रभावी और सैंपलिंग करने के कार्यों को पंचायत स्तर तक करने के निर्देश दिए ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने जिला शिमला के अंतर्गत आने वाले चौपाल क्षेत्र के दौरे के दौरान कोविड महामारी से मरने वाले लोगों के दाह संस्कार के लिए उपमंडलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी व तहसीलदार को विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए तथा इस संदर्भ में पंचायती राज संस्था के सदस्यों के सहयोग निर्धारण के लिए जानकारी दी।
उन्होंने उपमंडल के तहत 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोविड वैक्सीन टीकाकरण के संबंध में भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इनका टीकाकरण 17 से 31 मई 2021 तक पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को किया जाएगा। 44 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले इन निर्धारित केंद्रों पर टीकाकरण नहीं करवा पाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक केंद्र में केवल 100 लोग ही टीकाकरण करवा सकेंगे, जिसके लिए केंद्रों का निर्धारण खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने अंतर्राज्यीय बैरियर फेडिज पुल पर जाकर निरीक्षण व निगरानी की। उन्होंने चौपाल में कोविड संक्रमित रोगी से बातचीत कर उसका कुशलक्षेम जाना। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा उपमंडल के स्वाड़ा के समाज सेवी कैप्टन संजय पराशर और उनकी पत्नी सोनिका पराशर ने एसडीएम रोहित ठाकुर के माध्यम से जिला प्रशासन को कोविड से निपटने के लिए करीब 83 लाख की दवाइयां, पीपीई किट और ऑक्सीमीटर दिए। इस दौरान एसडीएम रोहित ठाकुर ने कैप्टन संजय पराशर का आभार जताया और कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं भी भरपूर सहयोग दे रही हैं। कांगड़ा जिले के देहरा उपमंडल के स्वाना के समाज सेवी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कैप्टन संजय पराशर और उनकी धर्मपत्नी सोनिका पराशर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आग्रह पर जिला प्रशासन को एसडीएम रोहित ठाकुर के माध्यम से कोविड-19 से निपटने के लिए लगभग 83 लाख रुपए की दवाइयां, पीपीई किट्स, ऑक्सीमीटर भेंट किए। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग सह कार्यवाहक भूषण तथा जिला कार्यवाह अभिषेक भी उपस्थित थे। इस अवसर पर एसडीएम रोहित ठाकुर ने कैप्टन संजय पराशर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं भी अपना भरपूर सहयोग जिला प्रशासन को दे रही हैं तथा सरकार की तरफ से भी कोविड संक्रमितों के उपचार व उचित देखभाल के लिए सार्थक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण से निपटने के लिए प्रशासन, सरकार के साथ साथ आम जनमानस का सहयोग भी जरूरी है। देखिए, आज जैसे आप देख रहे हैं कि आज लगभग एक ट्रक फुल मेडिसिन का और पीपी किट्स और पल्स ऑक्सीमीटर का हमें आरएसएस के माध्यम से यहाँ ज़िला कांगड़ा को प्राप्त हुआ है। इसमें कोरोना से संबंधित आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, पल्स ऑक्सीमीटर्स और जो गियर्स होते हैं, सेफ्टी गियर्स, पीपी किट्स, वो सभी इन्होंने हमें प्रोवाइड कराए हैं, जो कि एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है इनके द्वारा। जैसा कि कांगड़ा में जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो हिमाचल में सबसे ज़्यादा है और कहीं ना कहीं पे हमारी संख्या भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की सबसे ज़्यादा है। इस कड़ी में इस तरह का जो छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही मददगार साबित होगा। मैं इसके साथ और अन्य भी जो हमें डोनर्स हैं जिनकी तरफ से सामग्री यहाँ पे प्राप्त हुई है उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मिस्टर विवेक कटोच हैं, वो कहीं हिमाचल से बाहर रहते हैं, उन्होंने भी 1000 पल्स ऑक्सीमीटर्स दिए हैं और वो प्रयास भी कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा सके। इसके साथ पीएपीएल वाले हैं जिन्होंने 500 पल्स ऑक्सीमीटर्स और 1000 सेल हमारे को दिए हैं। साथ में बहुत सारे छोटे छोटे जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं, ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने बहुत आगे आके जो है हमें दवाइयाँ यहाँ पे प्रोवाइड कराई हैं। नूरपुर से, इंदौरा सब डिवीज़न से लगभग 60,000 डॉक्सीसाइक्लिन और 60,000 हमारे पास आइवरमेक्टिन की मेडिसिन जो उन्होंने डोनेट की है और ये सभी दवाइयाँ हेल्थ डिपार्टमेंट को सौंप के इमीडिएटली हम ये प्रयास करेंगे कि घर घर तक जो है ये दवाइयाँ, ये किट्स और स्पेशली पल्स ऑक्सीमीटर लोगों तक पहुँचे, जो किसी भी सूरत में अपनी सैचुरेशन को चेक करने के लिए अगर वो लोअर साइड पे है तो उनका हॉस्पिटलाइजेशन हम इंश्योर करवा सकें। मैं पुनः एक बार जितने भी डोनर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को खुले दिल से होल हार्टेडली सपोर्ट कर रहे हैं उनका धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इस तरह से आप सपोर्ट बनाए रखिएगा और हम जल्द जो है इस कोरोना के अगेंस्ट में जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम निश्चय ही जीत हासिल करेंगे। इस अवसर पर स्वयंसेवक संघ के विभाग सह विभाग संघ चालक भूषण रैना ने कहा कि कोविड-19 की इस महामारी से निपटने के लिए स्वयंसेवक अलग अलग प्रकल्पों के तहत अपना रचनात्मक सहयोग सुनिश्चित कर रहे हैं तथा स्वयंसेवकों को अपने सामर्थ्य अनुसार मदद का हमेशा आग्रह रहता है। इस अवसर पर समाज सेवी एवं स्वयंसेवक कैप्टन संजय पराशर ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आग्रह पर जिला प्रशासन को ये दवाइयां और किट्स वितरित की गई हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से ऊना जिला प्रशासन के लिए भी 1 करोड़ की दवाइयां तथा आवश्यक चिकित्सा उपकरण शीघ्र ही भेंट किए जाएंगे। और आज एक स्वयंसेवक होने के नाते गांव स्वाना का वासी होकर मैं यहाँ पर कांगड़ा में आया हूँ, क्योंकि हम कांगड़ा वाले हैं। तो प्रशासन को जो आवश्यकता थी उन्होंने सूची बनाकर दी और 3 दिन में हमसे जितनी दवाइयाँ इकट्ठी हुई, जितना पीपी किट और ऑक्सीमीटर इकट्ठे हुए, हम वो सारी दवाइयाँ और ये सब लेकर आ गए हैं। और भी हमने अभी बाज़ार में इंक्वायरी डाली है, तो जो प्रशासन को ज़रूरत है हम बस वो काम करते जा रहे हैं। और जैसे हमारे अधिकारी जी हैं उन्होंने हमें कहा है कि भाई आप फील्ड में भी जाइए, जितने कोरोना के वॉरियर्स हैं उनको मिलिए, उनकी भी सहायता कीजिए और जो कोरोना संक्रमित हैं उनके घरों में सोशल डिस्टेंसिंग करके वहाँ तक भी पहुँच के उनका मनोबल बढ़ाइए
और अगर फल फ्रूट सब्जी दवाइयाँ जो भी उनकी आवश्यकता है सैनिटाइजेशन से लेकर वो सब कीजिए, तो वो हम अपने गांव में कर रहे हैं। मार्केट वैल्यू जो हमने पता करी है, इसमें तो होर्डिंग हो रही है, तो वो करीब 83 लाख पड़ता है। और अभी हम लोग को बद्दी से कुछ मिला सामान, कुछ हमने बॉम्बे से मंगाया, कुछ हमने दिल्ली से इकट्ठा किया। तो अभी इस समय हमने जो अपनी तरफ से ऑर्डर किया वो 2 करोड़ का सामान को ऑर्डर किया, लेकिन अभी हमें कुछ ही सामान मिला है। बाकी हमें संघ कार्यालय ऊना से भी आदेश मिले हैं, उसके लिए भी कुछ रेगुलेटर्स, ऑक्सीजन रेगुलेटर्स या जो मास्क वगैरह हैं, मतलब जो कोविड पेशेंट्स को लगते हैं जब ऑक्सीजन लिया जाता है, तो उसके लिए भी हमने अभी ऑर्डर्स वगैरह किए, कुछ इंजेक्शंस ऑर्डर्स किए हैं। तो सामान तो हमने बहुत ऑर्डर किया, लेकिन इसको आने में समय लग रहा है। तो हमारा तो एक ही प्रयास है कि होर्डिंग को रोकने का एक ही तरीका है कि भाई जो अगर संघ उसमें पूरी ताकत लगा दे तो मुझे लगता है कि काफ़ी जानें बच सकती हैं, और संघ यही काम कर रहा है, यही हमें शिक्षा मिली है। किसान संघर्ष समिति ने पिछले कुछ दिनों पूर्व प्रदेश में बर्फबारी, भारी ओलावृष्टि व वर्षा से सेब और अन्य फलों व फसलों को हुई भारी क्षति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। किसान संघर्ष समिति ने सरकार से मांग की है कि इस क्षति का तुरंत आकलन कर बागवानों को इसका मुआवजा प्रदान किया जाए और किसानों बागवानों से ऋण की वसूली पर तुरंत रोक लगाई जाए। समिति के महासचिव संजय चौहान ने कहा कि सरकार प्रदेश भर में कृषि व बागवानी विभाग के माध्यम से कीटनाशक, माइक्रो न्यूट्रिएंट, खाद और बीज पर तुरंत सब्सिडी उपलब्ध करवाए ताकि बागवान समय पर स्प्रे व अन्य कार्य कर इस नुकसान को बढ़ने से रोक सके। ये जो पिछले दिनों प्रदेश के अंदर बर्फबारी व भारी ओलावृष्टि व वर्षा से जो सेब व अन्य फलों तथा फसलों को नुकसान हुआ है, उस पर जो है गंभीर चिंता व्यक्त करती है और प्रदेश सरकार से मांग करती है कि इस क्षति का जो है तुरंत आकलन कर किसानों और बागवानों को जो है मुआवजा प्रदान करे और इसके साथ साथ जो किसानों और बागवानों के ऋण है उनकी वसूली पर जो है तुरंत रोक लगाई जाए। इसके साथ साथ यदि हम देखें, केवल मात्र एक फौरी आकलन के तहत जो सेब की फसल प्रदेश के अंदर है वो जो है 70% जो है वो इस बर्फबारी, भारी ओलावृष्टि व वर्षा में जो है वो बर्बाद हुई है और इस आकलन के तहत जो है करीब 2000 करोड़ का नुकसान केवल मात्र जो है सेब की फसल को जो है वो नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ समिति मांग करती है कि जो प्रदेश सरकार पहले कृषि व बागवानी विभाग के माध्यम से फफूंदीनाशक, कीटनाशक, बीज, खाद व अन्य लागत वस्तुओं पर जो सब्सिडी दिया करती थी वो गत 2 वर्षों से जो है प्रदेश की सरकार ने जो है उसको समाप्त कर दिया है। तो समिति मांग करती है कि तुरंत जो है ये कृषि विभाग और बागवानी विभाग के माध्यम से प्रदेश सरकार जो है ये कीटनाशक, फफूंदीनाशक, बीज, खाद व अन्य लागत वस्तुओं को जो है सब्सिडी देकर जो है वो किसानों और बागवानों को उपलब्ध कराए ताकि किसान जो है तुरंत स्प्रे और जो अन्य कार्य है वो कर सके और इस नुकसान को कम कर सके। और इसके साथ साथ यदि हम देखें प्रदेश के लगभग अधिकांश जिलों में, जिसमें शिमला जिला, मंडी, कुल्लू, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर जिलों के अंदर जो है ये भारी वर्षा और ओलावृष्टि से लगभग फसलें जो है वो बर्बाद हुई और किसानों को एक बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है। और इसके चलते आज जो किसान पहले ही कोरोना काल के चलते जो है आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इस क्षति के चलते जो है ये संकट और गहरा हुआ है। तो प्रदेश सरकार को जो है तुरंत किसानों की सहायता के लिए जो है किसानों को इस क्षति की पूर्ति के लिए जो है मुआवजा देने के लिए तुरंत जो है आगे आना चाहिए। परंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि प्रदेश सरकार ने इतने दिन बीतने के बावजूद भी अभी इस नुकसान का आकलन करने के लिए कोई भी कार्य आरंभ नहीं किया है। और इसके साथ साथ यदि हम देखें, आज जो मुख्य आर्थिकी प्रदेश के अंदर है वो सेब की अर्थव्यवस्था जो है वो है और इस प्राकृतिक आपदा के चलते जो है भारी नुकसान जो है हुआ है। तो इसलिए किसान संघर्ष समिति प्रदेश सरकार से मांग करती है कि तुरंत जो है मुआवजा जो है वो किसानों बागवानों को दिया जाए, उनके ऋण वसूली पर जो है रोक लगाई जाए और ये जो सब्सिडी कृषि और बागवानी विभाग से जो सरकार ने बंद की है उसको तुरंत बहाल करके किसानों व बागवानों को सस्ती दरों पर जो है वो लागत वस्तुएं दिए जाए। अन्यथा आज ये दशा किसानों और बागवानों की होगी है
कि किसानों और बागवानों को 8 से 10 गुना कीमत पर जो है वो बाजार से जो है ये कीटनाशक, फफूंदीनाशक व अन्य लागत वस्तुएं खरीदनी पड़ रही है, जिससे जो छोटा और गरीब किसान है वो बिल्कुल भी इनको खरीद नहीं पा रहा था। इसलिए सरकार को जो है तुरंत आगे आकर किसानों और बागवानों को राहत जो है प्रदान की जाए। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने रोहडू क्षेत्र का दौरा कर उपमंडलाधिकारी बीआर शर्मा से डोडरा कवार में कोविड संक्रमण की रोकथाम और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने उपमंडलाधिकारी को डोडरा कवार में संक्रमण के फैलाव को रोकने और प्रभावित लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि डोडरा कवार में टेस्टिंग कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत 346 सैंपल किए जा चुके हैं, जिनमें से 60 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि दूरदराज क्षेत्र पंडार में विशेष दल द्वारा दूसरी बार सैंपलिंग का कार्य किया गया है, जिसके तहत 71 लोगों के गत दिवस टेस्ट किए गए, जिसमें से 5 मामले पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने बताया कि डोडरा क्वार क्षेत्र में संक्रमण के सभी रोगियों में हल्के लक्षणों के मामले पाए गए हैं। अभी तक केवल कोविड के कारण नागरिक अस्पताल क्वार में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसे रोहडू स्थानांतरित किया जा रहा था, जिसकी उम्र 75 वर्ष थी। उन्होंने कहा कि डोडरा क्वार में दुनीचंद चौहान को विशेष सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो कोविड-19 संबंधी कार्य की निगरानी, समीक्षा व प्रगति देखेंगे। उन्होंने कहा कि इनसे मोबाइल नंबर 8219165001 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राधा स्वामी सत्संग भवन क्वार में डेडिकेटेड कोविड सेंटर तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द बना दिया जाएगा, जिसमें 5D तथा 5B प्रकार के 10 सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि डोडरा क्वार क्षेत्र में 5 पंचायतों के लिए 5 डॉक्टर तैनात हैं। क्वार क्षेत्र में डेडिकेटेड एम्बुलेंस सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उपायुक्त ने बताया कि जसकून, जाखा व पंडार क्षेत्र में 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि डोडरा क्वार क्षेत्र में टीकाकरण कार्य को गति प्रदान करते हुए अभी तक 1040 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि स्थानीय प्रशासन के पास उपलब्ध संसाधनों को स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा कर्मचारियों को प्रदान किया गया है, ताकि किसी प्रकार की आपातकाल स्थिति में इन अधिकारियों, कर्मचारियों व रोगियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सिरमौर जिला के अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस द्वारा किया जा रहा सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार जारी है। इसी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हरिपुर धार क्षेत्र में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों को कोविड नियमों के बारे में जागरूक किया और उनसे अपील की कि सभी कोविड नियमों की सख्ती से पालना करें और प्रशासन को अपना सहयोग दें। सैनिटाइजेशन अभियान के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरिपुर धार, तहसील कार्यालय, पुलिस चौकी व अन्य सभी मुख्य सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज किया। रेणुका विधानसभा के महल जोन अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि विधायक विनय कुमार के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों और गांवों में सैनिटाइजिंग का जिम्मा संभाले हुए है और अभी तक कई पंचायतों को कार्यकर्ताओं द्वारा सैनिटाइज किया जा चुका है। सैनिटाइजिंग के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों से सरकार और प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की जा रही है। कोविड-19 की महामारी को देखते हुए देश प्रदेश में बहुत हालत खराब हो गए है। इसी को देखते हुए माननीय विधायक महोदय विनय कुमार जी ने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में छोटे छोटे गांव, बाजार को सैनिटाइज करने की मुहिम चला रखी है, जिसमें आज हमने हरिपुर धार के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूरे बाजार को सैनिटाइज किया गया है, जिसमें 2 बैंक है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, तहसील है, पुलिस चौकी है और पूरे बाजार को सैनिटाइज किया गया है। इसी तरह ये विधायक महोदय की दिशा निर्देश अनुसार निरंतर कार्य चला हुआ रहेगा, जिसमें कुछ संगड़ा, अंधेरी, बानल, काको वगैरह सैनिटाइज किए गए हैं। अब हरिपुर धार भी कर दिया गया है। आगे भी NSY कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको निरंतर ये कार्य जारी रहेगा। शिमला के लोअर बाजार में इन दिनों टारिंग का कार्य प्रगति पर है। पहले ये कार्य रात्रि के समय किया जाता था, लेकिन बाजार बंद होने के कारण ये कार्य दिन के समय ही किया जा रहा है। स्थानीय पार्षद एवं व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बाजार में जगह जगह गड्ढे पड़ने के कारण लोगों को यहाँ से चलने में काफी दिक्कतें पेश आती थी, जिसे देखते हुए लोअर बाजार में टारिंग करवाई जा रही है। वर्ष हम इसको रात्रि के समय करते थे, क्योंकि दिन में बाजार में काफ़ी आवाजाही होती थी और अच्छे से कर नहीं पाते थे।
लेकिन चलो ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज कोरोना के चलते आज हमारे जैसे बाज़ार बंद हैं, तो हमने इसका फ़ायदा उठाते हुए दिन में पूरे बाज़ार में जहाँ भी पैच रिक्वायर्ड है वहाँ पे हम लगवा रहे हैं। नगर निगम की पूरी टीम हमारे साथ। सर पूरा लोडजार नहीं किया जा रहा, उसका रीज़न ये है कि जब ये एक के ऊपर एक परत जमती है तो इसकी आप काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं हाइट बढ़ती जा रही है। उससे कि दुकानें तो हमारी वहीं पे हैं और जब बरसात आती है तो दुकानों में पानी जाता है, तो अधिकतर दुकानदारों को इसमें ऑब्जेक्शन रहती है। इस वजह से हम जहाँ पे ये खड्डे पड़ रहे हैं वहीं पे पैचेस भरवा रहे हैं। तो हमारे ठेकेदार लोग थे बेचारे या मिस्त्री भी थे, वो बेले रह रहे थे, उनके पास सामान नहीं पर्याप्त हो पा रहा था, तो ये खुलने से उनको काफ़ी राहत मिलेगी। हमारा तो ये भी आइडिया है चाहे 1-2 घंटे के लिए अल्टरनेट डेज के लिए बाकी ट्रेड को भी थोड़ा थोड़ा समय मिलना चाहिए, क्योंकि बंद दुकानों में लोगों की सामान ख़राब हो रहा है, किसी के चूहे नुकसान कर रहे हैं, किसी का और, क्योंकि हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ होती है। तो मुझे लगता है कि जो तो बंद से नुकसान हो रहा है और जो अदरवाइज जो दुकानों के अंदर सामान पड़ा है उसका भी काफ़ी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच बढ़ते संक्रमितों के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 26 मई तक बढ़ा दिया है। सरकार और जिला प्रशासन बार बार जनता से आग्रह कर रहा है कि अपने घरों में रहें और जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। विधानसभा क्षेत्र डलहौजी की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर लोग सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करते दिखे। रविवार को सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली। सामान लेने आए लोगों ने भी कोविड नियमों की पालना करते हुए खरीदारी की। वहीं स्थानीय दुकानदारों ने भी लोगों से अपील की है कि सभी कोविड नियमों का पालन करें। ये जो लॉकडाउन जो पहले लगा था वो भी सरकार ने लोगों के हित के लिए लगाया था, वो भी अच्छा रहा। पर उसके बाद दूसरा जो लॉकडाउन लगा है वो भी लोगों के हित के लिए है और ये सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है। और इसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि लोग ना तो ज़्यादा भीड़ भाड़ में आ रहे हैं, ना ही दुकानें भी बंद पड़ी हुई हैं और ख़ासकर सब्जियों की दुकानें खुली पड़ी हैं, वो भी मतलब ज़्यादा उस पर भी भीड़ भाड़ है नहीं है। वो लोग इस लॉकडाउन का काफ़ी अच्छे तरीके से पालन कर रहे हैं। देखो सर, ये जो है लॉकडाउन लगाने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं और मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि इसके प्रति हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि गाँव में और ख़ासकर हर पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग होए, जिसके हमें पता चले कि कौन संक्रमित है और कौन नहीं है, जिससे हमें लोगों में और ज़्यादा संक्रमण फैलने से बचाया जा सके। हमें उम्मीद है कि हमारा हिमाचल जो है इन 10 दिनों में माता की कृपा से जल्दी साफ़ हो जाएगा और हमारे काम धंधे जो है वैसे ही चलना शुरू हो जाएंगे। जो हमारे कारोबार थे, थोड़े बहुत हम परिवार का खर्चा उठाते थे अपने धंधे करके, वो ख़त्म हो गए हैं। तो जैसे सरकार ने हमें 5 किलो राशन केंद्रीय सरकार ने दिया हुआ है, उससे हमारे जो गरीब आदमी उनको तो चलो कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन मध्यम वर्ग जो है उसमें पिस रहा है। ना तो कुछ आय है, ना कोई वो है, सिर्फ परिवार का खर्चा उठाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करता हूँ कि दिल्ली सरकार ने अपने रेडी फेडी वालों को और जैसे दुकानदारों को और ड्राइवर लोगों को जो है 6-6 हज़ार रुपये दे रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि हम लोगों को भी सरकारी कुछ सहायता दी जाए। लॉकडाउन में देख लो, अभी तक तो बाज़ार में कोई भी नहीं है, फ़िलहाल सारे घर में ही हैं, कोई भी नहीं आ रहा, कोई नहीं जा रहा है। दुकानें जो सब्जी की हैं वही खुली हुई हैं, सेल पे भी बहुत असर है, जो बंदे थोड़े बहुत आते हैं वही है बस, और कोई नहीं है सर। कोरोना महामारी ने हर वर्ग के लोगों को प्रभावित किया है। व्यापार जगत पर भी कोरोना महामारी का बहुत बुरा असर पड़ा है। वहीं प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगने के कारण अब व्यापारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि पिछले वर्ष की तरह ही बैंकों की किस्तों में कुछ राहत प्रदान की जाए। व्यापारियों ने कहा कि वे पहले ही आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में बैंकों की किस्तें दे पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। शिमला के व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल में सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी राहत प्रदान नहीं की जा रही है। पिछले वर्ष भी लॉकडाउन के कारण उनकी आर्थिकी पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसके बावजूद उन्हें बिजली और पानी के बिलों में कोई राहत नहीं दी गई। वहीं अब कोरोना कर्फ्यू के बीच पहले ही व्यापारी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं और बैंकों की किस्तें निकालना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में उन्होंने सरकार से मांग की है कि पिछले वर्ष की तरह बैंकों की किस्तों में कुछ राहत प्रदान की जाए। पहले भी कारोबार नहीं था, आज से जब से कोरोना की महामारी आई तब से कारोबार नीचे दिन पर दिन गिर ही रहा है। उसके बाद आदमी अब टोटल लॉकडाउन कर दिया इन्होंने, अब आदमी कहाँ से किस्तें भरेगा? तो खाली एक आदमी की बात नहीं है, हर आदमी की बात है। जिसका काम ही बंद है वो किस्त कहाँ से भरेगा, वो पैसे कहाँ से लाएगा? वो अपने खर्चे पूरे करेगा, किस्त भरेगा। तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार ने पहले भी सहयोग किया था इसके लिए,
और हमें आशा है कि सरकार अब भी सहयोग करेगी इसके लिए। तो बहुत मुश्किल हो रहा है। अब हमने सोचा था कि 17 को मार्केट खुल जाएगी तो कुछ हो सकेगा, पर 17 को भी मार्केट अब इन्होंने दोबारा से बंद कर दी है। चलो मैं मानता हूँ कोरोना फैल रहा है, पर ये सर कोरोना से पहले जो हमारे लिए भूखमरी जारी है ये बहुत जैसे लास्ट ईयर बिजली के बिल वगैरह सारे हमने भरे हैं, हमारे को पता है हमने किस तरह से भरी है। अभी हमारी लिमिट्स चल रही है, उसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है। सारी अभी भी मैसेज है हमारे पास, अभी मैसेज में हमारी EMI कट चुकी है। मुझे ये बताया जाए कि सरकार से हमारे को क्या सहयोग आ रहा है। कोई EMI नहीं एग्जम्प्ट की है, कुछ नहीं है, सारा कुछ बड़ा मुश्किल है सर। हमारी तो यही मांग है कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे, व्यापारी के बारे में। लॉकडाउन बढ़ाना ही है कि विकल्प नहीं है कि लॉकडाउन बढ़ा दिया तो व्यापारी घर में बैठा रहे। सर हमारे को कुछ खाने को भी तो चाहिए ना सर। परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे बिल्कुल भी रोज़गार कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन दोबारा बढ़ाने की नोटिफिकेशन आ गई है 26 तक, और उसके चलते कोई भी राहत नहीं दी गई है अभी तक। कोई भी, जैसे पिछली बार भी पानी, बिजली, कूड़े के बिल सब देने पड़े हैं, टैक्स में कुछ भी राहत नहीं है। उसके बाद जो भी बैंक की हमारी EMI चल रही हैं उसमें भी कोई राहत नहीं है। उसको थोड़ा ड्यू किया जाए, कुछ भी किया जाए, जब तक कारोबार दोबारा से शुरू नहीं होते हैं अच्छे तरह से तब तक उनमें थोड़ा। जिला कांगड़ा का निचला इलाका नींबू व आम की फसल के लिए जाना जाता है, लेकिन रट पंचायत के बागवान जोगिंदर पठानिया ने अपने बगीचे में चीकू का पेड़ लगाकर एक अलग मिसाल पेश की है। आपको बता दें, बागवान द्वारा ट्रायल के तौर पर चीकू के 2 पौधे लगाए गए थे, जिसका उन्हें सार्थक परिणाम मिला है। ऐसे में बागवान ने उद्यान विभाग और सरकार से मांग की है कि नूरपुर के बागवानों को इन पौधों की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के बारे में ट्रेनिंग दी जाए, ताकि चीकू की बागवानी से लोग अच्छी आमदनी कमा सके। जिला कांगड़ा का निचला इलाका नींबू व आम की फसल के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ नींबू प्रजाति और आम के फल के अलावा कुछ और नहीं उगाया जा सकता, लेकिन नूरपुर के रिट पंचायत के एक बागवान ने सब बातों को गलत साबित करते हुए अपने बगीचे में चीकू के पौधे लगाए। बता दें, बागवान ने 2 पौधे ट्रायल के तौर पर लगाए थे, जिसके उन्हें सार्थक परिणाम मिले। इनका मानना है कि इस फल से बागवानों की आमदनी अच्छी हो सकती है, बशर्ते उन्हें इसकी मार्केटिंग और प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग मिले। रिट पंचायत के बागवान जोगिंदर पठानिया ने बताया कि उन्होंने ट्रायल के तौर पर 2 पौधे लगाए थे, जिस पर इस समय अच्छे फल लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें समस्या केवल इसकी मार्केटिंग और प्रोसेसिंग की आ रही थी। उन्होंने दावा किया है कि हमारे इलाके में काफी फसलदार पौधे लग सकते हैं और लोगों की कमाई का जरिया भी बन सकते हैं। चीकू के मैंने 2 प्लांट जो ट्रायल बेस पे लगाए हुए हैं और इनमें बड़ा अच्छा फ्रूट आ रहा है। इस बार तो बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी क्रॉप थी, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि हमें इसकी मार्केटिंग का कोई प्रॉपर प्रोसीजर का पता नहीं है। ये मार्केट या हमारे लोकल मार्केट नहीं, और ना ही हमें इसकी प्रोसेसिंग के बारे में नॉलेज है। तो ऐसे ये जो ऊपर पकते हैं और हमें पता नहीं चलता इसका, और पक्षी वगैरह खा जाते हैं। अदरवाइज फ्रूट का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्रॉप है और बड़ा मतलब सक्सेसफुल, जो हम कहें कि वैरायटी जो हमारे इलाके में ये भी सक्सेसफुल है। मैं यूँ कहूँगा कि हमारे नूरपुर बेल्ट में जो है फ्रूट जो है वो मैक्सिमम वैराइटीज़ जो है यहाँ पे जो सक्सेसफुल रहती है। मैंने काफ़ी ट्राई की हैं, काफ़ी वैरायटी ट्राई की हैं, तो लगभग सभी एक में सिर्फ काजू जो है वो उसमें सक्सेस नहीं हो। बाकी हर फ्रूट जो है मैं जो वैरायटी मेरे को मिलती है मैं लगाने की कोशिश करता हूँ और लगभग वो सारी सक्सेस रहती हैं। और चीकू का तो मैंने देखा ये बहुत ही सक्सेसफुल ये अपना प्लांट है हमारे यहाँ, वैरायटी हमारे यहाँ पे। अगर इसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग का पता चाहे हमें चल जाए और प्रॉपर मार्केट डेवलप हो जाए तो ये बड़ा अच्छा हमें रिस्पॉन्स दे सकती है किसानों को। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।